अच्छा, जिमल कैसे पठान चलो जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम मरियम। जी सर, स्टार्ट करें। मैडम वेट करते हैं मैडम ठीक है सर। नासमा का। तो मैडम मरियम, मैडम मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ और मैडम जब आए मैडम नासमा तो फिर आप उनको को होस्ट बना लीजिएगा। ठीक है मैडम। अ, ठीक है सर। सर को होस्ट कैसे बनाएंगे, मतलब सेटिंग्स में जाके? नहीं नहीं, वो उनके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाएंगी 5। ठीक है सर। स्टार्ट कर लेते हैं फिर। रेज्ड हैंड नहीं नजर आ रहे। हैंड्स रेज कर लें अपने, हैंड्स रेज कर लें कैंडिडेट प्लीज। जी अंबर, अंबर मैडम आप हैंड रेज कर लें। फर्स्ट 2 केसेस डॉक्टर अंबर ले लेंगी। मैडम आप शुरू कर लें। जी सर। ठीक है डॉक्टर अंबर, ये वाला केस आप ले लें। ठीक है मैडम, आई एम प्रोवाइडेड विद plain and post contrast axial CT and brain images in which I can appreciate there is partial agenesis of the cerebellar vermis. I can also appreciate posteriorly there is giant cisterna magna. It is making communication with the ventricle and partial agenesis representing a keyhole defect. I can also appreciate going down and there is a extraaxial CSF density lesion within the interhemispheric region. Going down, I can appreciate that there is mild hydrocephalus. On the post-contrast images, there is intense homogeneously enhancing mass lesion centered within the right cerebellar hemisphere involving the body of the lateral ventricle on the right side with vasogenic edema. Summing up my findings, this is a case of
considering the age as the pediatric age group. This is a case of choroid plexus carcinoma with the ventricular obstruction with associated partial Dandy-Walker variant and and arachnoid cyst. ठीक है डॉक्टर अंबर, पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस नहीं है, ये सेम स्टडी है। यहाँ से आप देखें ना, ये सारा प्लेन है। हाँ जी प्लेन है, यहाँ से ही स्टार्ट हो गया। अच्छा, अगर आप डेंसिटी पूछें तो इसकी डेंसिटी जो ली हुई है वो 1 पे है 51, ठीक है। 2 भी है, ये हाई डेंसिटी को ही है 56 है। 3 पे हमारे पास डेंसिटी 6 है, ओनली 6, एंड 4 पे हमारे पास 16। मैडम जो 3 है वो तो सिस्टिक हो गई ना। हाँ 4 जी, वाली भी फ्लूइड डेंसिटी है, 1 और 2 जो है वो हाई डेंसिटी है तो वो ब्लीड होगा। हाँ जी, तो अब ठीक है। जे फिर वो तो लैटरल वेंट्रिकल जो है उससे एंटीरियर हॉर्न जो है लेफ्ट साइड पे उससे फिर इनसेपरेबल हो गया। ठीक है, और उसके अलावा ये फिर ब्लीड है पेरेन्काइमल और इंट्रावेंट्रिकुलर। सही है, तो ये कोई एसोसिएटेड मास लीजन भी हो सकती है, इसकी हम पोस्ट कंट्रास्ट करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री के साथ भी कोरिलेट करेंगे। ठीक है। बस चलिए, तो फाइनल डायग्नोसिस आपका क्या है? इंट्रापेरेन्काइमल एंड इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज एंड 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 साथ ये जो है फिर ये शाइजनकेफली भी हो सकती है, लेकिन आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनी ग्रे मैटर लाइनिंग। ठीक है। This is the case of porencephalic cyst with the intraparenchymal and intraventricular hemorrhage. Acha, now describe the feature of porencephalic cyst and their differential, and what are the features that are diagnostic for this. मैडम पोरेनकेफेलिक सिस्ट तो ये होता है कि पहले कोई ट्रॉमा इंफाक्शन हुई हो या कोई ट्रॉमा हुआ हो जिसके सेकेंडरी जो है वो बोन ब्रेन की जो है वो नेक्रोसिस हो गई हो। ठीक है, तो वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो होती है, ब्रेन एट्रोफी जो हो जाती है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है एज पोरेनकेफेली। ठीक है। फोकल कैविटी होती है एज द रिजल्ट ऑफ द ब्रेन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। पोरेनकेफेलिक सिस्ट बेसिकली इंट्रायूट्राइन हमारे पास ब्रेन इंसल्ट, इस्केमिक इंसल्ट होती है। फॉर दैट जो हमारे पास जो सेल्फ डीजनरेशन हो जाती है, जो ब्रेन टिश्यू होता है वहाँ पे एक वाइट मैटर लाइन सिस्ट बन जाती है, that either it is communicating with the subarachnoid space or it communicating with the ventricular chain or it is communicating with the both, ठीक है। तो हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एजेनेटिक पोरेनसेफेलिक सिस्ट, ठीक है, जिसे हम शाइजेंसेफेली कहते हैं, दैट इज ट्रू पोरेनकेफेलिक, दैट इज अर्ली गेस्टेशन एज में होती है, 24 वीक से बिफोर अगर इंसल्ट हुई हो तो। सेकेंड है इंसेफ्लोमिलिशिक चेंजेस, ठीक है, वो भी इसकी कैटेगरी में आती है, दैट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ गेस्टेशन एट दिस इज स्मूथ एंड CSF लाइन, थिन स्मूथ लाइन होती है हमारे पास। दूसरी थर्ड है ना वो, दैट इज इंसेफ्लोमिलिशिया। इंसेफ्लोप्लास्टिक सिस्ट होती है, जेनेटिक पोरेनसेफेलिक, और इंसेफ्लोमिलिशिया दैट इज सूडो पोरेनसेफेलिक और एक्वायर्ड पोरेनसेफेलिक, जो कि हमारे पास एंड स्टेज ऑफ गेस्टेशन में अगर हमारे पास कोई इंफाक्ट या फिर इस्केमिक इंसल्ट हो तो हमारे पास वो बन जाती है। तो जो ट्रू होती है दैट इज एजेनेटिक, जिसे हम शाइजेंसेफेली कहते हैं। तो इसकी कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू द बुक तो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन हम जो थियोरेटिकल उनको बताते हैं तो हम पोरेनसेफेली को इस तरह से ही कर सकते हैं कि एक हमारे पास जो सिस्ट हो CSF एटेन्यूएशन की, दैट इज कम्युनिकेटिंग विद द subarachnoid space and ventricular chain, that has no significant mass effect, उसके अंदर हमें कोई डिफरेंशियल डेंसिटी नजर नहीं आएगी, वाइट मैटर लाइंड होती है, ठीक है। एंड इसके हमारे पास जो डिफरेंशियल है उसमें हमारे पास न्यूरोग्लायल सिस्ट आती है, दैट इज अ सिस्टिक लेजन दैट इज नॉट कम्युनिकेटिंग विद द subarachnoid space or with the ventricular chain. अदर इज द subarachnoid cyst, ठीक है, डिफरेंशियल में हम रखेंगे इसको। अरेक्नॉइड सिस्ट एक्स्ट्रा एक्सियल होती है,
ठीक है, उसका जो हमारे पास इंटेक्ट ग्रे वाइट मैटर होता है वो उसको इफेक्ट नहीं करती ज़्यादातर, ठीक है। एंड शाइजन की फैली वो इसकी कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द डेनहार्ट, लेकिन हमने ना जो रेडियोपीडिया में देखा है तो उसने उसको डिफरेंशियल में डाला है। तो शाइजन की फैली को हम देखेंगे तो वो ग्रे मैटर लाइन क्लेफ्ट होती है बेसिकली। एंड होलोप्रोजेंसेफेली लिखा हुआ डिफरेंशियल में, लेकिन थोड़ा सा वो वाइट टर्म में चला जाएगा, उसमें हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर हम इसको मेन हम रखें तो दो ही रख सकते हैं, न्यूरोग्लायल सिस्ट और अरेक्नॉइड सिस्ट। तो उसके डिफरेंशियल फीचर आपने ना एक दफ़ा देख लेने हैं और इसको देख लेना है। इसमें आप देखें ना बहुत ही अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट कर रही है विद द वेंट्रिकुलर चेन एज वेल एज विद द सब अरेक्नॉइड स्पेसेस के साथ। और हमारे पास ये प्लेन स्टडी है तो हम प्लेन स्टडी पे डेंसिटी उन्होंने मेंशन की हुई है। जब मेंशन की हुई है तो आपने ना डेंसिटी को देना है कि प्लेन स्टडी में अगर इतनी डेंसिटी आ रही है तो दिस इज द ब्लीड। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इसका रेजोल्यूशन ऑफ द ब्लीड के बाद हम इसका follow up CT करवाएंगे with contrast और we will proceed with the MRI to categorize the lesion. डॉक्टर मरियम, मुझे ना हमेशा मसला होता है ये प्लेन और कंट्रास्ट में। अब इसमें भी देखें आप, सल्काई इनहैंसिंग से लगते नहीं है। ठीक है, आप सही कह रही हैं, सल्काई enhancing, लेकिन कोई वेसल तो नजर आए, कहीं तो नजर आए। आप देखें बेस ऑफ ब्रेन पे आपको कोई इतनी अच्छी नहीं वेसल नजर आ रही। चलें ठीक है, वहां नजर कहीं तो नजर आई, कहीं ना कहीं वेसल्स आपको पोस्ट कंट्रास्ट स्टडी में ना विजिबल हो जाती हैं। सिल्वियन फिशर पे आपको अच्छी वेसल्स नजर आती है, सिल्वियन फिशर देखें बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा कुछ ना हो तो हमारे पास बाजू का कोराइड प्लेक्सस इनहांस कर जाती हैं, वो भी नहीं है। तो और दूसरी बात ये, अगर वो प्लेन और पोस्ट कंट्रास्ट लगाएंगे ना तो वो एक ही सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे, एक सीक्वेंस पहले कंप्लीट हो जाएगा फिर नीचे वो पोस्ट कंट्रास्ट लेंगे। जिस तरह से इन्होंने किया है ना तो इन्होंने इस तरह से किया है। अब देखिए ये कंटिन्यूस सीक्वेंस आ रहे हैं, जी एक ही लेवल के अगर आ जाए ना दो एक सेम लेवल के हों तो उसमें भी आपको होता है कि ये पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस हैं, क्योंकि सेम लेवल के हमें दो मिरर इमेजेस तो नहीं लगाएंगे ना वो। तो उसमें भी आप कह जी सकते जी हैं कि दिस इज अ प्रोबेबली पोस्ट कंट्रास्ट स्टडी, हाउएवर आई कैन नॉट अप्रिशिएट, मुझे वेसल्स अच्छी तरह नजर नहीं आ रहे। वो कहेंगे नहीं नहीं ये पोस्ट कंट्रास्ट ही है, इतना वो आपको एज देते हैं, वो बता देते हैं ये पोस्ट कंट्रास्ट है। ठीक है, थैंक जहाँ यू। पे क्लियर ना हो ना तो वो थोड़ा सा एज देंगे आपको, वो इतना ब्लाइंडली नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कहेंगे कि नहीं, आप कहेंगे ना मुझे पोस्ट कंट्रास्ट लग रही है, कहें हाँ पोस्ट कंट्रास्ट है। तो इसमें इतना नहीं परेशान होना। ठीक है, ये वाला बता। I'm provided with the Excel MRI images of the brain with corneal and sagittal reconstruction, in which I can appreciate there is a well-defined cystic area communicating with the with the posterior horn of the with the occipital horn of the lateral ventricle on the left side, with one end on the uh, um, with parenchyma on the contralateral side. It has smooth lining with the gray matter, consistent with open lip Scheisenkephli, since it has communications on both the sides. Next, I am looking for any other associated finding in the images provided. I What cannot are the appreciate. associated findings? What are the I associated cannot. findings? Scheisenkephli के साथ हाँ जी, मैडम, शाइजेनकेफली के साथ आपको ग्रे मैटर हेटरोटोपियाज, लाइजेनकेफली, बाकी माइग्रेशनल डिसऑर्डर्स वगैरह रूल आउट करने होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ सिग्निफिकेंट नहीं लग रहा। ठीक है। अच्छा बस देखें, आपने ना ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वही है कि आप थोड़ा सा पहले ही स्टॉप आपका लग गया, थोड़ा सा और आपने दो तीन लाइनें ऐड करनी थी कि सिटी ब्रेन आपने देखा कि देयर इज अ वेल डिफाइंड CSF line, cleft is appreciated, that is extending from the subarachnoid space to the subependymal region. Probably it is also communicating with the occipital horn of the left lateral ventricle. ठीक है, density is given. I want to see the density. Density is 7. Density is 7. That is the CSF density. And
दिस इज लाइन बाय द ग्रे मैटर, सो दिस इज द ओपन लिप। आपने ओपन और क्लोज को तो फौरन कह देना है ना कि ये ओपन है या क्लोज है, ठीक है, उसको जो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आपने जब ओपन और क्लोज कह दिया तो आपको फर्दर उनको ये नहीं बताना पड़ेगा कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, या वो ये पूछेंगे नहीं आपसे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शाइज़ेनकेफेली, ठीक है, वो आपने बता दिया। फिर आपने फौरन कहना है कि आई कैन नॉट अप्रिशिएट द वाइडनिंग ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, मुझे यहाँ पे इसके साइन नजर नहीं आ रहे, इसके कॉर्पस कैलोसम एजेनेसिस के, मुझे वो साइन नजर नहीं आ रहे। आई कैन नॉट अप्रिशिएट एनी ग्रे मैटर हेटेरोपिया सबटॉप्टिक डिस्प्लेजिया, हाउएवर आई विल प्रोसीड विद द एमआरआई टू सी द फर्दर फाइंडिंग, बिकॉज हमें ग्रे मैटर हेटेरोपिया इतना अच्छा सिटी पे नजर नहीं आता, उसके लिए हमें एमआरआई कराना पड़ता है, ठीक है। ये हमने उनको बता देना है सारी चीजें, मतलब इजी केस है तो इजी को ना हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेके चलें तो हमें ना अच्छे तरीके से फुल मार्क्स इसके मिल जाएं। तो हमारे पास इसकी एसोसिएशन यही होती है, फुल थिकनेस ये सब लेफ्ट होती है ये, ठीक है, सब एपेंडाइमल रीजन टू द लेटरल वेंट्रिकल, और इस्केमिक जर्मिनल मैट्रिक्स की इंसल्ट होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द, मैंने पहले बताया कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द पोरेंसेफेलिक सिस्ट, एजेनेटिक ट्रू पोरेंसेफेलिक को कहते हैं, associated with the polymicrogyria, microcephaly, gray matter heterotropia, septoptic dysplasia, and absence of the cavum, septum pellucidum, absence of the thick, मतलब पार्ट ऑफ द कॉर्पस कैलोसम यहाँ पे एब्सेंट हो सकता है, ठीक है। डिफरेंशियल में हमारे पास आएगा सूडोपोरेंसेफेली, एरिकनॉइड सिस्ट एंड सिस्टिक ट्यूमर। अच्छा, इसके डिफरेंशियल आपने बता देने वहाँ पे, वैसे ये तो पेट है, नहीं बताएं, अगर वो कहें कि इसमें, हम कहेंगे सर सिस्टिक ट्यूमर इसका डिफरेंशियल है, बट दिस इज नॉट अ सिस्टिक ट्यूमर, ये हमारे पास पेट डायग्नोसिस बन रहा है, ठीक है। मैं इसमें सिस्टिक ट्यूमर नहीं दूंगी, मैं इसमें पोरेंसेफेलिक ही दूंगी, एंड मैं प्रोसीड करूंगी एमआरआई के साथ, ठीक है। डिफरेंशियल तो हैं काफी सारे, लेकिन वो थोड़ी सी अनयूजुअल लुक के साथ हैं, इसकी तो हमें लुक इतनी अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। क्लोज लिप होती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज्ड होते हैं उसमें, बाकी ये सारे मैकेनिज्म इसका यही होता है, न्यूरोनल माइग्रेशन की अरेस्ट हो जाती है और इस्केमिक इंसल्ट होती है। जी थैंक अच्छा, नेक्स्ट 2 केसेस, एनी वॉलंटियर, मुझे स्क्रीन शेयर खत्म करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से सारे कैंडिडेट को देखना पड़ेगा। हाँ जी डॉक्टर मरीम, मैं ले लेती हूँ। हाँ ठीक 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 है। मैम ये इंट्रा एक्सियल होती है कि एक्स्ट्रा एक्सियल शाइज़ेनकेफेली? शाइज़ेनकेफेली आप बताएं। Yes, I applied with extra एक्सियल। देखिए इंट्राक्यूरल उसने वहां से यहाँ तक वो आ गई, अभी ये एक्स्ट्रा एक्सियल रहेगी, पूरे ब्रेन पैरेन्काइमा को उसने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। इंट्रा एक्सियल का मतलब यही होता है ना कि आपके ब्रेन पैरेन्काइमा के अंदर आ जाए कोई चीज। एक्स्ट्रा एक्सियल वो सारी चीजें होती हैं जो आपके ग्रे और व्हाइट मैटर से बाहर हों, तो ये तो लाइन बाय ग्रे मैटर, तो ये तो इंट्रा एक्सियल ही है, ठीक है। मैं इंट्राक्यूरल मानती हूँ आपकी एक्स्ट्रा एक्सियल वाली बात कि वो सब एरेक्नॉइड स्पेसिस के साथ कम्युनिकेट कर रही है, लेकिन वो एज सच एक्स्ट्रा एक्सियल तो नहीं है। ओके। डॉक्टर मरियम, ये पिछले केस में एक चीज पूछनी थी, अगर आप पीछे कर दें जी केस जी, प्लीज। हाँ जी बताओ। मैम ये थर्ड रो में जो सेकंड इमेज है उसमें लेफ्ट साइड पर ये एक्सटर्नल कैप्सूल में ब्लीड है। कहाँ पे मार्क करें? मैडम मार्क कैसे करूं, मार्कर मुझे नहीं करना आ आता। गया, मार्कर देख, मार्कर आ गया, अब देखिए नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यही अच्छा मैडम, ये ये जो राबेरी है, ये ब्लीड है। नहीं, ब्लीड नहीं है। देखिए एक तो सीक्वेंस एक ही है, उसमें ना हम 2-3 सीक्वेंस, हमारे पास एटलीस्ट 2 to 3 कंसेक्टिव सीक्वेंस में हमें वो चीज नजर आनी चाहिए। दूसरी बात ये, इसके आंसर में कहीं भी ब्लीड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ शाइज़ेनकेफेली लिखा हुआ, ठीक है। ये तो वो पेट डायग्नोसिस वाले आंसर है ना, ये वो फिल्म्स नहीं है जो, हाँ कुछ मिसिंग होती हैं जो हमें बहुत ही अच्छी तरह नजर आ रही होती हैं, फिर हम उनको कहते हैं नहीं नहीं ये है, तो आई डोंट थिंक सो ये ब्लीड है। थैंक यू मैम। Okay, these are the multiple images of the
CT scan, brain, axial slices, non-contrast NAS, brain and the bone window of a old age patient. I cannot appreciate the age of the patient on these images. 70 year male. 70-year-old male patient है, in which मैं कर लेती हूँ zoom. मरियम ठीक मैं है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, in which in which I can appreciate there is a I'm starting from the upper images, in which I can appreciate there is a gross thickening of the inner and outer table of the skull is noted. And in the brain parenchyma, I'm looking at the basal ganglia and the thalami. There is no hyperdense lesion is noted. However, in the low down images, I can appreciate there is a well-defined crescent-shaped extra-axial collection is noted in the right frontoparietal region. However, there is no midline shift is noted, and there is no hydrocephalus is seen. And on the lower down images of this axial slices, I can appreciate there is a same bone window images showing diffuse thickening of the inner and outer table of the skull with coarse trabeculation. So first of all, I'd like to ask the history of the patient. If the patient is a post-traumatic, then it can be a subdural hematoma. And if there is no history of the trauma, then it can be a subdural empyema if the patient is presented with the fever. And this diffuse thickening of the inner and outer table of the skull with coarse trabeculation and correlating with the age of the patient, it is likely a case of the Paget's disease. So further, I will correlate with the alkaline phosphatase level and the. However, I cannot appreciate any other parenchymal abnormality on these images. Okay, Dr. Fatma, what you will do next? On the if the patient is post-traumatic and this is a subdural hematoma, for this small subdural hematoma, we will do follow-up. And for the Paget's disease, we will do the metabolic workup of the patient, the alkaline phosphatase levels, and the refer the patient to the endocrinologist for the further management. If there is no. What is your differential? Differential diagnosis, if the patient will be of it can be a diffuse skeletal metastasis or diffuse skull with the. However, Diffuse skull thickening. ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने. Age of the patient is a young age group, then it can be a case of the fibrous dysplasia or the thalassemia. However, if the age is not correlating with these two diseases, so One left. जी एक डिफरेंशियल आपका रह गया. माइलोफाइब्रोसिस भी हो सकता है डिफ्यूज के अंदर ना, डिफ्यूज इंक्रीज. One more. अच्छा, Paget's disease, myelofibrosis, and और क्या होगा? 70-year male patient है, increased growth hormone on metabolic profile. एक्रोमेगैली हो सकता है ना? हाँ, very good. Acromegaly skull. ठीक, आपने ना बिल्कुल ठीक बताया. समटाइम ना हम थोड़े से मतलब बता ठीक रहे होते हैं, लेकिन हमसे वो डायग्नोसिस नहीं बनता जो बाकी सारे. देखिए, फाइब्रस डिस्प्लेसिया एसिमेट्रिकल होगा, वो दोनों स्कल को बराबर ही नहीं करेगा. और जो होगा पिजिट, उसकी बोन विंडो पे आपको अच्छी खासी थिकनिंग मिलेगी. ठीक है, वो आपकी ना. ठीक है, अगर थैलेसीमिया को हम कंसीडर करें तो उसमें आपने कोर्स ट्रेबिकुलेशन मिलेंगी. थैलेसीमिया इज आल्सो अ डिफरेंशियल फॉर द calvarial thickening, diffuse calvarial thickening, and the patient, if the patient is 70-year male patient, तो हम उसकी metabolic profile में growth hormone ज़्यादा देख रहे हैं, तो we will go for the acromegaly skull. ठीक है, डॉक्टर फातिमा, acromegaly को अब सारा describe करें. What is acromegaly? What are the different? ये जो एक्रोमेगैली को भी जो है ना, वो हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे ना, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन के लेवल जो है ना इसके बिल्कुल. अंदर जो है, इसकी जो है ना वो सारी वही करेगा ना.
हाँ जी। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट करेंगे। What are the other feature of the acromegaly? अच्छा, Being a radiologist. वो एक स्केलेटली मैच्योर पेशेंट्स में होती है ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली इसकी कॉज होती है पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा which has Very resulted in good. the reduction of the growth hormones. Patient clinically present कर सकते हैं do headache, vertebral fractures और carpal tunnels के साथ because of the neural foramina की narrowing और heart failure के साथ present कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और कार्डियोमायोपैथी होती है इसमें। ठीक है, cardiomyopathy और होती हम सिटी में ना पिट्यूटरी को भी लाजमी देखेंगे सम टाइम, दोनों है। और इसके फाइंडिंग्स होती है। मार्कर, हाँ ठीक जी, है, ठीक। ठीक है, पिट्यूटरी को भी लाइन में देखेंगे। और इसके मार्कर्स जो होते हैं ना वो ग्रोथ हार्मोन होता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1 होते हैं जो कि हमने देखे हैं। वेरी स्कल गुड, में कलवेरियल फ्रंटल बोसिंग इनलार्ज सेला, वेरी वर्टेब्रल गुड। बॉडी में वो पोस्टीरियर वर्टेब्रल बॉडी की स्कैल्पिंग आ जाएगी, जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस वेरी गुड। और स्पैड लाइक मतलब बड़ी हो जाएंगी फीलिंग्स, फिंगर्स ना, पेड़ लाइक फीलिंग्स। हील पैड थिकनेस ज्यादा हो जाएगी अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक हाँ देखेंगे जी, इसको तो। बिल्कुल ठीक बता रही हैं आप। ये सारे हमने इसके फीचर देख रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का पेजिट इसके डिफरेंशियल में आएगा एंड पेजिट की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो दिस वाज द केस ऑफ एक्रोमेगैलिक स्कल के पिट्यूटरी ग्लैंड आपने लाजमी देखते हैं, मोस्टली वो दोनों फाइंडिंग्स इकट्ठी ला सकते हैं, पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा मतलब ये माइक्रो। और ये सब तो है ना इसके अंदर एक छोटा सा जो पड़ा हुआ है। हाँ लग रहा है, एक इमेज पे लग रहा है, लेकिन वो इन चीजों को पता नहीं क्यों नहीं मेंशन करते। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। सेकंड अच्छा, केस, HP ये तो बच्चा है लग रहा है थोड़ा सा। दिस इज द एज multiple 6 ईयर images. मेल। Okay, these are the multiple images of the contrast enhanced CT scan axial slices of the brain. Mm, Multiple images at the level of the bilateral lateral one. At the level in the suprasellar region, I can appreciate there is a large lobulated, well-defined cystic lesion is noted with showing peripheral enhancement, and it is arising at the level of the suprasellar location, and it is causing obstructive hydrocephalus and obstructive hydrocephalus hai, and in the right mainly on the right side, right parieto-temporal region, and however I cannot appreciate any other parenchymal abnormality. It is causing slight mild midline shift toward the opposite side. However, the fourth ventricle appears normal on these images, and I would also like to see the plain film of these to see any calcification. So suprasellar location, this cystic bubbly lesion with the only peripheral enhancement, considering the age of the patient, my top of the differential is a craniopharyngioma, and the differential diagnosis can be suprasellar location में है और intraventricular in the images it is clearly indicated that it is extraventricular in location. क्रेनियोफैरिंजियोमा के अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वैसे तो पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा आता है, लेकिन वो होता है सॉलिड होता है और लेकिन जो है ना इस इमेजेस पे हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं उसके अंदर इसमें एनोरिज्म आ सकता है, लार्ज एकॉन का एनोरिज्म आ सकता है, लेकिन वो हाईली इनहांसिंग होगा ऑन दिस इमेजेस। तो मेरा टॉप डिफरेंशियल इसके अंदर जो है वो क्रेनियोफैरिंजियोमा ही है। तो फर्दर इसके अंदर जो है वो MRI वुड बी हेल्पफुल फॉर फर्दर एक्सटेंशन एंड ठीक है, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ क्रेनियोफैरिंजियोमा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया है। एक्स्ट्रा एक्सियल लीजन है, ठीक है, सिस्टिक एटेन्युएशन की, पेरिफेरल कैल्सिफिकेशंस हैं सेलर सुप्रासेलर रीजन में, इनफिल्ट्रेटिंग एंड एग्रेसिव इन नेचर, वेल डिफाइंड बॉर्डर।
and invading the brain parenchyma bilaterally, more on the right side, ठीक है, causing mass effect on the third ventricle leading to the obstructive hydrocephalus. क्या तो हमारे पास इसके जो डिफरेंशियल हैं उसमें हम कैल्सिफिकेशन को अगर कंसिडर करें तो हमारे पास इंट्राक्रेनियल टेराटोमा आ सकता है, एपिडर्माइड आ सकती है, बट दिस इज नॉट लुक फॉर द एपिडर्माइड। सम टाइम हमें इस तरह की एपिडर्माइड मिल जाती है, बहुत ही अजीब सी होती है, लेकिन ये है कि पोस्ट कंट्रास्ट इमेजेस पे हमें सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट नजर आएगा उसमें। इसमें हमें कोई इतना अच्छा सॉफ्ट टिश्यू नजर नहीं आ रहा है। एमआरआई इज हेल्पफुल, एमआरआई में हम देखेंगे और उसमें हमें कोई इन्हांसमेंट नहीं होती। डेथ कीज क्लब सिस्ट इज आल्सो डिफरेंशियल बट वो वेल डिफाइंड होती है, उसमें कैल्सिफिकेशन रेयर होती है। पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा इज आल्सो डिफरेंशियल बट द as Dr. Fatima said, it is soft tissue in nature and hemorrhages उसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास कॉमन होते हैं। क्रेनियोफ्रेंजियोमा हमारे पास बायमोडल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड डेकेड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ डेकेड। फर्स्ट में हमारे पास एडमेंटिनोमेटस होता है, जो सेकंड में हमारे पास होता है वो पेपलरी होता है, उसके प्रोग्नोसिस पुअर होती है। जो फर्स्ट हमारे पास होता है चाइल्डहुड क्रेनियोफ्रेंजियोमा, उसका प्रोग्नोसिस हमारे पास अच्छा होता है। कुछ केस में हम सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, ट्रांसफिनाइडल एंड कॉम्प्लिकेशंस इसकी आपको पता है, जो भी सेलर सुप्रासेलर रीजन है उनको कंप्रेस करेंगे, वास्कुलर इनकेसमेंट हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास बायोटेम्पोरल हेमिएनोपिया, ऑप्टिक कियास्म की कंप्रेशन से, डायबिटीज इंसिपिडस बिकॉज ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या फिर हमारे पास इन्फेंडिबुलर डक्ट की इन्फिल्ट्रेशन से, और डिफरेंट काइंड की कॉम्प्लिकेशन होगी अकॉर्डिंग टू द लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर दैट इज कंप्रेसिंग बाय द मैसलियन, ठीक है। अच्छा मैम, इसमें ना अक्सर ये एक्स्ट्रा इतना क्लियर नहीं होता, ऑल वो थ्योरेटिकल बातें सारी, ये जरा क्लियर करें, क्योंकि वो क्लेफ्ट साइन और ये चीजें ना नहीं होती, तो कैसे में हम अगर डी नेट और वो सब कर कह दे बबली लीजिए सिस्टेक और इस तरह, डीनेट तो अगर इंट्रा डीनेट पेरेन्काइमल के उसमें डाल दे। मैं ये कह रही इंट्रा एक्स्ट्रा में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है इतने छोटे इमेजेस से। देखें, ये जो एग्रेसिव लियन है ना, एग्रेसिव इनफिल्ट्रेटिंग लियन, ठीक है, तो दिस इज ऑल्दो इट इज एक्स्ट्रा एक्सियल इन ओरिजिन, बट ये पेरेन्काइमा को इसने पूरी तरह से इनफिल्ट्रेट कर लिया है, अब ये एक्स्ट्रा एक्सियल नहीं रही, ठीक है। ये हम अपनी रेडियोलॉजिकल अप्रोच से कह रहे हैं कि दिस इज अराइज, बच्चा है, ठीक है, और ये अराइज कर रहा है सेलर रीजन से। अगर आप फर्स्ट पे देखें ना, तो फर्स्ट से ही आपको लग रहा है कि यहाँ पे ही हमारे पास सेलर और सुप्रासेलर रीजन से इसकी ओरिजिन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली अप्रोच तो रेडियोलॉजिस्ट की यही होती है ना, कि हाँ सुप्रासेलर है और सिस्टिक लियन है, पेरिफेरल यहाँ पे हमारे पास कैल्सिफिकेशन आ रही है, तो दिस इज डायग्नोस्टिक इन दिस एज फॉर द क्रेनियोफ्रेंजियोमा। जो डीनेट पीनट हैं दैट आर वेरी बिनाइन एंड मतलब इस तरह के होते हैं, वो कॉर्टिकल सब उनकी एक लोकेशन है स्पेसिफिक, मीडियल टेम्पोरल लोब हो गई, ठीक है, और उसकी जो है ना कॉर्टिकल सब कॉर्टिकल उसकी लोकेशन होती है। बबली इसमें तो हमें कोई बबली अपीयरेंस नजर नहीं आ रही, दिस इज सॉलिड लियन, और इसमें पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन आ रही है। डीनेट डीनेट में या फिर गैंग्लियोन्यूरोमा में हमें पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन नहीं मिलती, उसकी लोकेशन ही बिल्कुल भी नहीं है कहीं तरह से। हम डीनेट तो इसके डिफरेंशियल में मुझे नहीं लगता हम इसमें डीनेट को ऐड करेंगे, ठीक है। रथ की आ सकती है इसमें, टेराटोमा आ सकता है बिकॉज इट इज एग्रेसिव लियन, ठीक है। अगर आप इंट्रा और एक्स्ट्रा पेरेन्काइमल में आप कंफ्यूज हो रही हैं ना, तो ये तो इन थी एक्स्ट्रा, बट इसने पूरा इंट्रा पेरेन्काइमा, हम इसी तरह से ही करेंगे ना, द मैस अराइजिंग फ्रॉम द सेलर सुप्रासेलर रीजन इन्वेडिंग द ब्रेन पेरेन्काइमा इन्फिल्ट्रेटिंग द वेंट्रिकुलर, तो हमने खुद ही बता दिया कि वो वहां से निकल रही थी, एंड इट इज इन्वेडिंग द ब्रेन पेरेन्काइमा। तो फिर इसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा का तो आप मतलब ये तो एक इसकी सेंस ही नहीं बनेगी कि आप इंट्रा और मीन्स एक्स्ट्रा क्या ये कह रहे सुपर हैं। सेलर इंट्रा एक्स्ट्रा एक्सियल होते हैं, लेकिन बाद में वो इंट्रा पेरेन्काइमल निकल जाते हैं। देखें, मैस मैस क्या होता है, जो आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को डिस्टॉर्ट करके पैथोलॉजी बना देता है, ठीक है। मैस लियन जो एग्रेसिव है उसने तो वैसे ही आपकी सारी फिजियोलॉजी जो जो हमारी नॉर्मल हिस्टोलॉजी होती है, जो भी होती है, उसको वो डिस्टॉर्टेड कर देता है ना। इंट्रा और एक्स्ट्रा में वो तो फर्क नहीं करेगा, उसने फैट प्लेन्स का तो नहीं एहतराम करना ना, ठीक है। इन्फेक्शन में होता है कि वो आपके उसका वो करता है, ये तो आपकी कोई भी प्लेन्स को, जो सॉफ्ट टिश्यू प्लेन्स होते हैं उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ट्यूमर अपनी एग्रेसिव बोन को भी इरोड कर देता है, मतलब अंदर से
इंट्रा से एक्स्ट्रा क्रेनियल चला जाता है, तो फिर आप इंट्रा और एक्स्ट्रा एक्सियल को तो कुछ समझे ही ना, मैस लियन है ना, मैस। एरिकनॉइड सिस्ट का होता है, चलो वो एक्स्ट्रा एक्सियल है। वो जो सिस्टें होती है, एपिडर्माइड है, वो भी एक्स्ट्रा एक्सियल है, लेकिन समटाइम वो भी हमें ना कुछ सम केसेस इस तरह के देखे हैं कि वो भी इस तरह से लाइक डर्माइड, वो भी हमारे पास सेलर सुप्रा सेलर से आती है, बट इज ऑल्सो इन्वेडिंग विद इन द पैरेन्काइमा टू सम एक्सटेंट। तो वेराइटी तो बहुत ज़्यादा है, रेडियोलॉजी में बहुत वेराइटी है, लेकिन हम जो 90% जो चीज़ें होती हैं 85 to 94% उनको हम प्रेफरेबली ना फिर अपने उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। क्रेनियोफेरेंजियोमा बड़े हो जाते हैं ना, तो ये एंटीरियर और मिडिल क्रेनियल फोसा में एक्सटेंड कर जाते हैं। जैसे इसमें हम कहेंगे कि ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा से एक्सटेंड करके इंट्रापैरेन्काइमल इन्विजन शो कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। मतलब पैथोलॉजी एग्रेसिव लियन जो होती है ना, वो रिस्पेक्ट नहीं करेगी आपके नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू प्लेन्स को। इंट्रा से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा से इंट्रा, उसको नहीं है कोई। आपने भी इसी तरह से बताना है कि दिस इज एग्रेसिव लियन, लिग्नेंट लियन है। बेसिकली जो पेपर होता है ना, उसमें आपने ये चीजें डिफाइन करनी होती है कि इधर इट इज अ बिनाइन और इट इज अ मेलिग्नेंट। ठीक है, तो सम फीचर होते हैं वो आपके मेलिग्नेंसी को शो कर रहे होते हैं, जैसे इसका है, इन्वेजन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आपने कह दिया ना नियोप्लास्टिक है, तो आपको ठीक अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ये वाले 2 केस कोई ले ले, एनीवन वॉलंटियर। डॉक्टर जरमीना आप ले लेंगे 2, और फिर ओके, आगे में ना इनको ना खुद ही एलोकेट करती जाएं। मैंने पहले भी बताया था, स्क्रीन शेयर में मुझे कैंडिडेट नजर नहीं आते, ठीक ना है। ही मुझे की चैट नजर आती है। This is CT scan brain axial images, soft tissue, and the bone window, in which I can appreciate there is on the bone window there is erosion of the frontal bone is appreciated with soft tissue density lean um, in the uh, in the subcutaneous tissue of the frontal bone. And I can also appreciate there is a normal frontal sinus जितना visualize हो रहा है वो normal है. Frontal sinus is bilaterally, however the नहीं sorry right वाला normal है, however the left frontal sinus show some mucosal thickening in it. However, it is not erosion. There is no erosion of this frontal sinus. Erosion is above the frontal sinus in the frontal bone. However, in these images, I cannot appreciate this erosion with erosion and the abscess formation within the intraparenchymal region or the subdural or the extradural location. However, bilateral subdural collections are noted, which are might be due to subdural hygroma की वजह से मुझे वो लग रही हैं effusions. और ठीक है। सॉरी मैंने इसकी एज भी नहीं देखी थी, ये इसकी एज मुझे बता दें, जूम हो जाती है ये बहुत ज्यादा और नहीं नजर आता सही. अच्छा, एज है इसकी 40, आई थिंक 46 ईयर फीमेल। मदर लिखा हुआ, मदर ऑफ. जी 46 ईयर फीमेल मदर। ओके, तो फिर तो ये साथ में एक तो एट्रोफी है ब्रेन पैरेन्काइमा की, और साथ में ये ऑस्टियोमाइलिटिस है ऑफ द फ्रंटल बोन विद एप्सिस. एप्सिस कहेंगे इसको, लेकिन ये पॉट पफी ट्यूमर भी हो सकता है, बट मुझे इसके प्राइमरी नहीं नजर आ रही कि ये बना किस वजह से, क्योंकि मुझे ये साइनस ठीक लग रहा है, फ्रंटल साइनस. नेक्स्ट। अब खामोश क्यों हो जाते हैं जब आप साइलेंट होते हैं इसमें ना? आपने नेक्स्ट एंड तक पहुंचाना है, ठीक है, आपने जो जो कहा है मैं हर चीज मान लेती हूँ। नेक्स्ट अब इरोइन है ना, तो ये ऑस्टियोमाइलिटिस का केस है, तो इसमें पेशेंट का एक तो ड्रेनेज करेंगे कलेक्शन की जो आगे फ्रंटल बोन पे है, और दूसरा इसको एंटीबायोटिक कवर देंगे आईवी, और इसके फॉलो अप अल्ट्रासाउंड करके बाद में देख लूंगी. इरोइन तो इसकी अब रहेगी. ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल ठीक बताया।
दिस इज द केस ऑफ osteomyelitis ऑफ द फ्रंटल बोन। जस्ट osteomyelitis है। पॉट पफी नहीं है ना, ये है ना? जी, पॉट पफी होता तो वो क्या होता है, वो आप सारा एक्सप्लेन करते हैं। पॉट पफी होता है तो वो साइनोसाइटिस होता है, क्यूट साइनोसाइटिस ऑफ द फ्रंटल साइनस का, जिसमें एप्सिस बनती है, कोलेक्शन बनती है, बाद में इरोजन होती है, और वो सब पेरियोस्टल कोलेक्शन होती है ना, वो इरोड होके बाहर चली जाती है इन द सॉफ्ट टिश्यू, और वो बड़ी बड़ी सी एब्सेसिस बन जाती हैं, और इन फिर वो इंट्रापेरेन्काइमल भी चली जाती हैं, सब ड्यूरल चली जाती हैं, एपीड्यूरल चली जाती हैं, कैवर्नस साइनस में थ्रोम्बोसिस करा देती हैं, और ये उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और बस उसमें तो फिर बहुत लॉन्ग कोर्स देते हैं आईवी एंटीबायोटिक का, और उसमें भी ड्रेनेज करनी पड़ती है। ठीक है, पॉट पफी ट्यूमर क्या होता है? नॉन न्यूप्लास्टिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट साइनोसाइटिस। अच्छा, कुछ इमेजेस में देखें ना तो हमें थोड़ी सी ओपेसिफिकेशन फ्रंटल की लग रही है, लाइक पूरी एयर नहीं आ रही। देयर इज सस्पिशन ऑफ द फ्रंटल साइनस कि इसमें हमें थोड़ी सी म्यूकोजल थिकनिंग लग रही है। ठीक है, suspiciously it can be a frontal sinusitis associated with that osteomyelitis. There are three components of the port puffy tumor. First is the subgaleal collection. Second is the subperiosteal abscess. Subgaleal collection, subperiosteal abscess, and third is the osteomyelitis. ठीक है, the origin may be from the frontal or maybe the ethmoid from the mastoid ear cells. ठीक है, फिर उसके बाद हमें ना, अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें तो हम कॉजेज ट्रॉमा हो सकती है, इंट्रानेजल जो है कोकेन यूज हो सकता है, क्रेनियोटमी होती है, प्रीवियस सर्जरी। ठीक है, ये हो सकता है। इसमें हमारे पास बायलैटरल सबड्यूरल इफियन भी आ रही हैं। आपने सही कहा था बायलैटरल सिस्टिक हाइग्रोमा, लेकिन एंड में आपने ना अपना वो एट्रोफी बना दिया। ठीक है, तो सही था ये वाला कि ये बायलैटरल सबड्यूरल हाइग्रोमास हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखें थोड़ी सी कंप्रेशन इफेक्ट आ रहा है इस पे ना, गहराई वगैरह पे। उसमें वो तो नहीं है प्रोमिनेंट, जो है वो तो नहीं है सल्साई ना, इस वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो कॉम्प्लिकेशन है ना, वो हमारे कंपोनेंट हैं तीन। जो उसकी कॉम्प्लिकेशन है उसमें हमारे पास फिर डीप वेन साइनस थ्रोम्बोसिस आ जाता है, उसमें हमारे पास इंट्राक्रेनियल सबड्यूरल सबरेक्नॉइड हेमरेजेस आ सकते हैं, सबड्यूरल hematoma, abscess formation, cerebritis, meningitis and intracranial abscess formation, etc etc। वो फिर आप जैसे जैसे इसकी कॉम्प्लिकेशन देखते जाएंगे ना तो वो बढ़ती जाएगी। बहरहाल दिस इज द जस्ट केस ऑफ द osteomyelitis। फिर आपने इसके तीन कंपोनेंट ढूंढने हैं, अगर आपको वो नहीं मिले तो पोर्ट पफी नहीं है, एंड इसके कॉम्प्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा वो देखनी है। इसमें हमारे पास सिर्फ दो फाइंडिंग थी, फ्रंटल साइनोसाइटिस। फ्रंटल साइनोसाइटिस मैम ये वैसे उन्होंने, तीन कंपोनेंट रिपीट कर देंगे? हाँ जी, तीन कंपोनेंट इसके हमारे पास आते हैं। सब गेलियल कलेक्शन, सब पेरियोस्टियल एब्सेस, थर्ड इज द ओस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द फ्रंटल बोन। सब गेलियल कलेक्शन जो है ना, वो हमें सॉफ्ट टिश्यू मिलता है, बेसिकली थोड़ा सा प्रोट्रूडेड होता है फ्रंटल रीजन पे। फिर उसके बाद सब पेरियोस्टियल कलेक्शन, वो भी पेरियो सब गेलियल होती है सॉफ्ट टिश्यूज में। ठीक है, सब पेरियोस्टियल होती है कैलवेरियल में, लाइक पेरियोस्टियम के नीचे, वो दूसरी कलेक्शन होती है। फिर हमारे पास ओस्टियोमाइलाइटिस होता है, फिर हमारे पास सबड्यूरल, ये सारी चीजें वो उसकी कॉम्प्लिकेशन में आती जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये वाले इमेजेस छोटे हैं लेकिन ये अब करने तो हैं। This is CT scan, pelvis, axial and coronal images. In these images, uh, I can appreciate there is an enhancing mass lesion is noted in the sigmoid colon with proximal dilatation of the bowel, and I can appreciate कि मुझे इसमें इंटरसेप्शन नहीं है, वो यूट्रस का पार्ट आ रहा है। एक सॉफ्ट टिश्यू एनहेंसिंग मैस है इन द सिग्मोइड कोलॉन में, जिसकी वजह से प्रॉक्सिमल डायलिटेशन है, एंड लीवर, spleen, bilateral kidneys are normal, and bones visualized are also normal. मुझे तो इमेजेस पे ऐसे लग रहा है।
बाकी यूट्रस भी नॉर्मल है पेशेंट की। अगर आप यहाँ से देखें ना तो दिस इज द, ठीक है आपने कहा कि सीटी स्कैन क्या है, मिसेस जोहरा 55 ईयर फीमेल। 5 year old। ठीक है, दो दो तरह के ना डॉक्टर जरमीना उन्होंने दिए हैं, कोरोनल दिए हैं और हमारे पास एक्सियल उन्होंने हमें इमेजेस प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अगर आप जूम करके देखें ना तो आपको यहाँ पे क्या ये है, यहाँ से पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, तो यहाँ से होती है, फिर ये है। इस इमेज को आप गौर से देखें। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको भी देखें, फिर इसको भी देखें। यही मुझे लग रही थी अब नॉर्मल सी नैरोइंग और आगे सॉफ्ट टिश्यू जिसने आपको ऐसे बंद नहीं लग किया रहा वाले गट विद इन गट आ रही है? इंटरसेप्शन लग रही है आप बिल्कुल। आपने पहले मुझे भी कहा था लगी थी आपको लगती है, लेकिन फिर आप पीछे हट जाती हैं। नहीं, आप कॉन्फिडेंट लेके आए, आपका हम्म, डायग्नोसिस ठीक होता है, लेकिन आप थोड़ी सी शेकी हो जाती हैं। ठीक है, इंटरसेप्शन है, बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए ना, गट विद इन गट आपको कितनी अच्छी नजर आ रही है। देखिए एक गट होती है, दरमियान में मिजेंट्री आती है और फिर इधर गट आती है। वो जो आपको दरमियान में हल्की सी क्रिसेंट नजर आती है ना, वो मिजेंट्री होती है बेसिकली, ये वाली। ठीक है, सही। दैट इज डायग्नोस्टिक। मतलब मेरे लिहाज से डायग्नोस्टिक है कि आपको वो अंदर मिजेंट्री पूरी गट, जब उसके अंदर इस जो इसकी होती है ना मिजेंट्री, उसकी बिल्कुल वॉल के एडजेसेंट, तो वो भी उसी के अंदर जाती है इंटरसेप्शन में। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी आपको ऐसे नजर आए, जब भी इंटरसेप्शन आए तो लुक फॉर एनी मैस, एनी लाइपोमा, एनी लार्ज lymph node और समथिंग मेगास्टाइवर्टिकुलम दैट लीड्स टू द इंटरसेप्शन। हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, इसलिए इसमें ना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। बस आपको ये बताना है कि दिस इज द केस ऑफ इंटरसेप्शन विद द मैस विद इन द आइलियम। ठीक है, अब आपको हम्म, यहाँ पे लग रहा है कि देयर इज समथिंग मैस लाइक है तो सही, तो आपने कहना हम्म, कि लाइपोमा तो मुझे नहीं नजर आ, लेकिन मुझे एक इनहांसिंग सा मैसलियन लग रहा है। यहाँ पे देखे ना, ये तो केस ऑफ, ठीक है, मैस आइलियम विद इंटरसेप्शन लीड्स टू द बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। डायलेटेड बाउल लूप्स भी आपको मिल रहे हैं और वो हैं भी स्मॉल बाउल के। ठीक है, तो सही। बस डॉक्टर, ये मैथ्स को दोबारा मैम से ये कर दें? मैम ये फर्स्ट रो में सेकंड इमेज में जो है एक आ रहा है सर्कुलर टारगेट साइज। हाँ, यही ये तो देखे ना, ये इंटरसेप्शन बन रही है और ये मैसलियन है, ये जो बिल्कुल इनहांसिंग सा सॉफ्ट टिश्यू। इससे ऊपर बॉक्स मैम जो है। मैम हाँ जी, इसमें ये हेपेटिक लीजन भी आ रही ना फोकल एक, तो हम वो हेपेटिक मैथ्स भी, भी कैसे थे? हेपेटिक तो नहीं, ये सप्लिनिक, इसकी बात कर रहे हैं, इसको मैंने भी देखा था इसको, अच्छा। लेकिन ये एक ही उस सेगमेंट में आ रही है, तो इसको ना बस, जब उसने नहीं कुछ कहा तो हम भी ना कहें। आपको कंसेक्टिव 2 या 3 इमेजेस में आना चाहिए। हाँ, आप सस्पिशन दे सकते हैं, आई एम सस्पेक्टिंग फॉर दिस, लेकिन क्या पता वो थिन स्लाइसेस ना हो, थिक स्लाइसेस लिए गए हो, तो हो सकता है वो हम इसको इग्नोर कर दे, तो हम एक्सियल इमेजेस पे उसको कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, एक्सियल सेक्शन उसने उसके दिए ही नहीं है, तो मैम ये मैस ऑफ आइडियो ऑयल, आइडियल इंटरसेप्शन है। हाँ जी, आइलियो आइलियम इसी वजह से है क्योंकि मैस विद इन द आइलियम है, स्मॉल बाउल लूप्स में इलियोकोलिक होती है। और ठीक है, वो हमने पूरा बहुत डिटेल से पढ़ा था, इंटरसेप्शन के लिए हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या होगी, हमने रूल ऑफ 3 भी पढ़ा था, हमने उसकी इंसिडेंस भी देखा था, बच्चों में कितना होता है, बड़ों में कितना होता है, क्यों क्यों होता है, टियोलॉजी क्या है उसकी, पैथोलॉजी उसकी, कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, हर चीज हमने पढ़ी थी। अच्छा मैम से एक बात पूछनी है, ये जो बड़ों का है अक्सर उसका भी कहीं पे इडियोपैथिक लिखा होता है कहीं पे, हाँ, तो बड़ों का क्या, जो कि बच्चों का तो इडियोपैथिक है। बच्चों का 95% इडियोपैथिक है और बड़ों में 85% देयर इज सम कॉज। ठीक है, इडियोपैथिक नहीं होगा, बड़ों में कॉज होगी, उस दिन मैंने यही बताया था। फिर भी आप 10 आवर से देख लें, लेकिन 85% हमारे पास कोई ना कोई कॉज होती है, लाइक कोई मैस होगा, कोई लाइपोमा होगा, उसमें कोई डायवर्टिकुलम पड़ा होगा, कुछ होगा दैट लीड्स टू द इंटरसेप्शन। लेकिन बच्चों में हमारे पास 90% इडियोपैथिक थी।
ठीक है, लेकिन आप ना इसको डैनार्ड से देख लेना, एक दफा कंफर्म कर लेना, हो सकता है मैं उल्ट कर रही हूँ। ठीक है, इसको आप ये केस जी डॉक्टर डॉक्टर जमीना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। CT scan of abdomen with IV contrast axial images. Here I can appreciate that there is a large lobulated mass is appreciated with internal areas of calcification, as well as on the non-enhanced ET, as well as the heterogeneous post-contrast enhancement is appreciated. This mass lesion is crossing the midline and is extending to involve the up to the right suprarenal region. I can appreciate right kidney separate from this mass lesion and is showing internal necrotic areas as well. This lesion is encasing the aorta and great vessels. However, is not causing displacement of the major vessels. I cannot appreciate any focal lesion within the liver, visualize liver parenchyma. Visualize bones and vertebra are also unremarkable. So keeping in view as it is a child son, मुझे इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन daughter of जी एज 3 years. So this is a pediatric age group patient. So based on these findings, my topmost differential is neuroblastoma in this age group, which is crossing the midline. However, there is no metastasis which is appreciated in this. So this is likely to be stage 3 of the neuroblastoma. Further, I would like to go for the VMA level, vinyl mandelic acid level in the urine, as also MIBG scan. ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने सब कुछ बहुत अच्छा बताया। सुप्रारीनल मैस लियन है, वेल मार्जिनेटेड, ठीक है, विद amorphous calcification crossing the midline, encasing the vessels and separately realized from the liver. And next हम MIBG कराएंगे। न्यूरोब्लास्टोमा में आप मल्टीपल सिंड्रोम्स हमें न्यूरोब्लास्टोमा के साथ मिलती हैं, तो व्हाट आर दोज सिंड्रोम्स? एक तो वो था पेपर सिंड्रोम एक होता है, उसमें हिपेटोस्प्लीनोमेगैली मेरे ख्याल से, ठीक है, मुझे ना अभी इतना अच्छा ये याद नहीं है, तो ठीक है, कोई भी बता दे इसकी ना। न्यूरोब्लास्टोमा के साथ मल्टीपल सिंड्रोम्स एसोसिएटेड होती हैं। डॉक्टर मरियम, हैं, 3 सिंड्रोम्स होते हैं। पेपर सिंड्रोम होता है, हचिसन्स होता है और ब्लूबेरी होता है। जी ठीक है, आगे। अच्छा देखिए, न्यूरोब्लास्टोमा सन में में ना ब्रैकेट, हाँ बताएं। मैं बता देती हूँ। अच्छा हाँ बता बताएं। दे दो। हाँ ये ठीक बता है, दें। में ना स्केलेटल में मेट्स आते हैं, लाइक स्कल में, जो हम आमतौर पे बहुत ज्यादा देखते हैं। पेपर में, लीवर में मेट्स भी आ सकते हैं, हेपेटोस्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है। और ब्लूबेरी मफिन होती है, जिसमें स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है, रोकून आइज भी होती हैं ऑर्बिटल मेट्स में अगर, एंड इट इज आल्सो एसोसिएटेड। देखिए ये सिंड्रोम जो है थी ना, ये तो हमारे पास न्यूरोब्लास्टोमा की ही थी, और जो इसकी एसोसिएशन होती है वो होती है बैकविथ बाइडमेंट सिंड्रोम के साथ, डायडार्ट सिंड्रोम के साथ, और हिर्शस्प्रंग डिजीज एंड NF1। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी में स्मॉल राउंडेड ब्लू सेल ट्यूमर होता है। स्टेजिंग इसकी आपने बता दी है, 3 है, 4S कल डॉक्टर फातिमा ने बता दी थी। ठीक है, व्हाट आर द फीचर दैट डिफरेंशिएट न्यूरोब्लास्टोमा फ्रॉम द विल्म्स ट्यूमर? in Wilms tumor there is a displacement of the kidney, as well as it causes the displacement of the major vessels, not cause the encasement. And in case of the Wilms tumor, the calcification is 5%, and in case of neuroblastoma it is 85 to 90% of the cases में होगी calcification. और जो विल्म्स ट्यूमर होगा उसमें तो आपको क्लॉ साइन नजर आएगा, और वो अगर मतलब किडनी में से राइज कर रहा है वो इसको शो करेगा। और न्यूरोब्लास्टोमा में तो वो मतलब सुप्रारीनल इन ओरिजिन है, तो उसमें नहीं आएगा क्लॉ साइन। ठीक है, वेरी गुड।
उसमें न्यूरोब्लास्टोमा जो है वो बोन्स में मेट्स देगा, और जबकि जो विल्म्स ट्यूमर है वो लंग्स में देगा। वेरी गुड। उसमें यही बातें सही है। कैल्सिफिकेशन होगी, एनकेसमेंट होगी, यंगर एज ग्रुप में होता है, ठीक है, पुअरली मार्जिनेटेड होता है, न्यूरोवेसिस में अच्छा आ रहा है, क्रॉसेस द मिड लाइन, वो हमारे पास इन्वेडिंग डिस्प्लेस करता है वेसल को एज वेल एज इन्वीजन करता है। कैल्सिफिकेशन अनकॉमन है, स्लाइटली ओल्डर एज ग्रुप लाइक 3-4 ईयर्स अबव होता है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन होता है, क्लॉ साइन हमें देता है, आईवीसी और रीनल वेन में चला जाता है। रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फेडिनोपैथी रेयर होती है और इसमें कॉमन होती है, और उसके मेट्स आपने बता दिए। ठीक, ये मैम इसका ये एक्सरे जो था। 4S स्टेज होती है, ये अक्सर रेडियोलॉजिकली एब्सेंट, मतलब लिवर में तो नजर आ रहे होते, फिर एब्सेंट कैसे हुआ रेडियोलॉजिकली? 4S में ना डिसेमिनेटेड मेटास्टेसिस होती है, स्किन में, बोन में, हेपेटिक में होती है ना, है तो ये न्यूरोब्लास्टोमा, आना तो एड्रीनल पे चाहिए, मतलब एड्रीनल इतना मैस नहीं होता, लेकिन उसके मेटास्टेसिस डिसेमिनेशन होती है। कल भी मैंने इसको कहा था, किसी ने पढ़ा ही नहीं इसको, कोई पढ़ के ना अच्छी तरह से किसी अच्छे आर्टिकल से, किसी अच्छी टेक्स्ट बुक से 4S को हमने यही पढ़ा था कि लेसन 1 ईयर में होते हैं, डिसेमिनेटेड होती है, जो प्राइमरी लीजन होती है वो कल्ट होती है, जबकि इसके का मेटास्टेसिस अच्छा प्रोग्नोसिस डिसेमिनेटेड। होता है 4S का। 4S का गुड प्रोग्नोसिस होता है, और वो लेस देन 1 ईयर में होती है। इसमें लिवर में आएंगे, और इसके अलावा जो है ना बोन मैरो में मेरे ख्याल से आएंगे, और स्किन में आएंगे मेट्स, हाँ जी, बोन में नहीं आएंगे, बोन में नहीं आएंगे। मैरो में इस आ जाते हैं, जी नहीं बोन मैरो में मैरो आ में जाते हैं, बेसिकली वो हम्म, कल्ट लीजन होती है, प्राइम आई थिंक so, सो प्राइमरी लीजन बहुत छोटी होती है, वो इतनी अच्छी नजर नहीं आती, हमें नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, फिर भी आप इसको देख लेंगे, इसी का ही एक्सरे था, अब इसकी क्या, बस इसको रहने दें, यही वाला। these are the multiple axial images of the contrast enhanced CT chest, lung window as well as the mediastinal window. Here I can appreciate there is a large lobulated mass lesion is appreciated, which is involving the right hemithorax and is causing collapse of the right lung. I can appreciate that this mass is displacing the mediastinum towards the left side, as well as the trachea towards the and major vessel toward the left side, and with the internal heterogeneous necrotic areas within it. I also appreciate that there is presenteric collection is appreciated with the with enhancing pleura, which is giving the split pleura sign. The with few specks of the air are appreciated around in the chest wall, likely to be the empyema necessitans. However, on the lung window, I can appreciate that there is a collapse of the right lung, which is well appreciated there. And there is, on the last row, I can also appreciate that there is irregular asymmetrical pleural, right pleural thickening, which is appreciated on the last image in the mediastinal window, which is encircling the right lung. Based on these findings, by likely diagnosis that it could be some right lung mass lesion, which is causing the pleural mets, right pleural mets. However, the left lung is parenchyma is unremarkable, with the underlying empyema of the right lung. तो मुझे कोई मैस लीजन लग रही है, एंड फर्दर आई वुड लाइक टू गो फॉर द biopsy of this mass, which is causing the malignant pleural mets, and also the CT staging, CT neck chest, वो abdomen pelvis, to further stage this lesion. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने, लेकिन ये एम्पाइमा और नेसेसिटेंस, एम्पाइमा नेसेसिटेंस तो नहीं है ना, उसमें तो हमारे पास एम्पाइमा होता है, दैट इज एक्सटेंड ओवर द चेस्ट वॉल में चला जाता है, ठीक है, सारी बोनी रीजन, एंड किसी ना किसी इन्फेक्शन के साथ होता है। ये तो मैस लियन है, मैस लियन के साथ सम कलेक्शन हो सकती है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव मैस इफेक्ट एंड एटसेट्रा एटसेट्रा।
ठीक है, आपने सही बताया, लार्ज मैस, ह्यूज मैस है, ठीक है, ऑफ द राइट प्लूरल कैविटी विद द इंटरनल नेक्रोसिस एंड एनहांसिंग सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट, मैस इफेक्ट दे रहा है और वो सारा मीडियस्टिनम को कर रहा है, ठीक है। पे ना असल में ना यहाँ पे कुछ वो एयर स्पेक्स विजुअलाइज हो रहे थे राइट साइड पे ना। जो एयर है ना वो रिमेनिंग लंग पेरेन्काइमा है, अच्छा जो दरम्यान में उसका कंप्रेस हो गया ना, that is the lung parenchyma compressed between that, either it could be a pleural effusion simply, but ठीक है, अगर ये मेट्स है तो हम इसको सिंपल तो मेट्स हम प्राइमरी देखने के लिए इसका फर्दर वर्कअप करवाएंगे, तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करेंगे। अगर ये मेट्स है, अगर ये प्राइमरी मैस लियन है तो हम इसकी बायोप्सी कराएंगे, ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। एंड अगर हमारे पास ये लंग की प्राइमरी होती तो ये क्या स्टेज थी इसकी, ENM या फिर स्टेज सिंपल? अब इसमें ना वो बेसिकली प्लूरल आ रहे हैं मेट्स, और इसने मतलब राइट लंग का कोलैप्स भी किया हुआ है, और फोर केराइना को एज सच मतलब डिस्टेंस करेंगे फिर मैयर। लेकिन ना यहाँ तक तो ये चला गया, मैं केराइना को तो उसने क्रॉस कर लिया है ना, ठीक तो है। तो फिर हाँ, 4, आई थिंक 4 थी, बार मुझे याद नहीं है, इस टाइम 4 ही थी जिसने केराइना कोई कर लिया, प्लूरा जब 4 लार्ज होगी। होगी। हाँ जी, ठीक है, फिर 4 हो मैंने जाएगी। तो बात बताई, इसमें न्यूरोब्लास्टोमा डीडी मैच के क्रॉस कर रहा है, न्यूरोब्लास्टोमा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूरोब्लास्टोमा इसके डिफरेंशियल में आएगा, लेकिन हाँ आ सकता है, लेकिन ये जो इसका आंसर है दैट इज द मेटास्टेसिस फ्रॉम द लाइपोसार्कोमा, ये एक मेट्स है सिंपल, ठीक है, एक ही मेट्स है। आप प्लूरल बेस मेट्स कह रही हैं और मैथ्स कह रही हैं, तो ये सेम लेन है, यहाँ से स्टार्ट हुई है यहाँ तक, ठीक है। अगर वो लाइपोसार्कोमा का कह रहा है तो आई थिंक सो इसलिए कह रहा होगा कि थोड़ी सी उसने बोन की इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं कराई, जिस तरह का ये मैस लग रहा है ना, उसने इस उस हद की उसने तबाही नहीं मचाई, लाइक बोन उसने इन्वेजन नहीं की वेसल्स की, उसने तकरीबन मैस इफेक्ट ही दिया है, वेल डिफाइंड मार्जिनेटेड है, उसने लंग पेरेन्काइमा को इन्वेड उसको इन्वेड किया, that leads to the some liposarcoma। अदरवाइज अगर ये मैस की एग्रेसिव लियन होती ना, तो इसने ना अपने साइज के मुताबिक जो रिस्ट्रक्शन करनी थी ना, तो वो बहुत ही ज्यादा होती थी, लाइक बोन्स भी सारी जाती हैं इसमें, हमारी वेसल्स भी सारी जाती हैं इसमें, हमारा ट्रेकिया भी इन्वेड होता है इसमें, हमारा एसोफेगस कुछ भी ना इसमें बाकी बचता, तो दैट्स व्हाई दिस इज द मेटास्टेसिस लाइपोसार्कोमा। लेकिन इसमें कोई फैट अटेनुएशन मिल नहीं रही, अब तो इसको हम इस तरह से ही लेंगे। अच्छा मैम इसको हम डॉक्टर मरियम प्लूरल क्वेश्चन, मैस जी यही क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं कि प्लूरल और लंग मैथ से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लाइक लेकिन कि जब मैस बहुत प्लूरल बड़ा हो हो गया सकता ना, है। जब मैस की साइज बहुत बड़ा हो गया ना, दैट इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लंग और द प्लूरल मैस, ठीक है। अब वो अब जो अक्यूट एंगल लेते हैं, obtuse एंगल हम लेते हैं डॉक्टर शर्मीना, वो अब हमारे पास बड़ा मैस था तो हमने कहा था हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैस हमारे पास ऑलरेडी इतना उसका साइज हो गया, तो हमारे पास ना एक्यूट बनेगा obtuse एंगल, ना वो बनेगा। तो अगर आप इसका एक्सरे देखेंगे तो हमारी पूरी की पूरी प्लूरल कैविटी राइट साइड के ओपेक होगी। मुझे नहीं लगता इसमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कहीं पे बेस ऑफ द जो लंग है वो तो बेसल लंग स्पेयर है, लेकिन अपर तो इसने लंग्स को, या तो हमें कोलैप्स लंग भी कोई इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, तो लार्ज लियन में डिफरेंशिएट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, स्मॉल लियन हो तो हम कह सकते हैं कि इट इज प्लूरल बेस, लाइक प्लूरल में होती है, और इसका जो है ना वो ब्रॉड बेस होती है, ठीक है। इसका ऑब्ट्यूज एंगल विद पेरेंट, यहाँ पे तो ना कोई एंगल बन रहा है, उसने केराइना को भी सारा क्रॉस कर लिया और इस तरह चली गई है, तो दैट इज डिफिकल्ट टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये है कि अगर आप इसके नीचे वाले इमेजेस देखें बोन विंडो में, तो हमें प्लूरा भी सेपरेटली नजर नहीं आ रहा, लाइक कोई भी हमारे पास दरमियान में अगर लंग की पैथोलॉजी हो ना, तो थोड़ा सा हमारे पास सेपरेटली कोई हमारे लंग पैरेन्काइमा दरमियान में आ जाता है, कहीं ना कहीं हमें कोई कोई टिश्यू मिल जाता है। लेकिन अगर प्लूरल बेस्ड हो तो हमें वहाँ पे कोई भी लंग पैरेन्काइमा का नॉर्मल टिश्यू नहीं नजर आता, वो छोटी लियन में होता है। अगर अगर बड़ी लियन है तो उसने तो वैसे भी नहीं
तो सारी लंग को उसने ओबे कर दिया। अगर किसी को अच्छा आता है तो वो प्लीज बता दे, गाइड कर दे हमें। एक्सक्यूज मी मैम। मैम इसमें थर्ड रो में रिब की डिस्ट्रक्शन लग रही है फर्स्ट इमेज में, फोर्थ रो में। फोर्थ लास्ट रो में। मैम ऊपर से टॉप से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रो में फर्स्ट इमेज, सेकंड क्योंकि वहीं थर्ड। पे बोन विंडो के साथ फर्स्ट बोन विंडो के फर्स्ट रिब, जो रिब का पोर्शन नजर आ रहा है। अच्छा यहाँ से हम थोड़ा सा जूम करके ना यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा मुझे सच यहाँ पे कोई रिप की डिस्ट्रक्शन नजर नहीं आई। ठीक है, आप देखिए ना, कंपेयर करें दोनों साइड पे तो सही है। ओके मैम, यहाँ पे जो एयर की पॉकेट आ रही है बाहर की तरफ, कौन सी ईयर की पॉकेट? ये वाली? मैम अच्छा नहीं ये, बाहर बाहर। मैम ऊपर हाँ हाँ देखें। ये, इसको नहीं नहीं मैम, ये बोन विंडो वाले स्लाइस में रिब के बिल्कुल बाहर की तरफ। रिप के बाहर मुझे तो कोई ईयर कोई पॉकेट मैम नजर आप नहीं मार्कर आई। शेयर कर दें, अच्छा मैं आपको। ठीक है, यहाँ मुझे पे यस बिल्कुल ये मैम। मैंने वाली। जो है ना वो मतलब मैंने एम्पाइमा वो बना दिया अच्छा था। इसको आपने एम्पायर में बना यस दिया मैम। था। मैम ये क्या एयर की पॉकेट आ रही है मैम? इसी में वो पीछे जाए तो वहाँ रिब की भी थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन ना लगती है। ऐसे लगता है जैसे उन्होंने यहाँ से कोई बायोप्सी। कुछ छेड़ा है। बायोप्सी ली है। देखिए सब टाइम बायोप्सी लेते ट्रैक हैं पूरा इन। बना हुआ है। हाँ हम्म हाँ, देखिए ना इसको यहाँ से भी, ये देखिए ना, सही कह रही है डॉक्टर जमीना, बायोप्सी ली है। इस तरह की हल्की सी आती है, हमने एक्सरेज पे भी काफी दफा देखी है, बल्कि वो केसेस हैं सिंपल के बायोप्सी नीडल और एयर इज रिसेंट ऑफ एयर इज अप्रिशिएटेड दैट, मतलब सिर्फ बायोप्सी के ही वो केसेस हैं कि पोस्ट बायोप्सी केस है। तो ये बायोप्सी का ही है। इसमें एम्पाइमा नेसेसिटेंस थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, दो ही केस हैं बस इसके बाद। डॉक्टर साइमा, डॉक्टर साइमा आपकी बारी है। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं नेट शायद तंग है, मैं ट्राई करती हूँ। ओके, आई एम प्रोवाइडेड विद द एक्सेल स्लाइसेस ऑफ अ फीमेल पेशेंट नेम हाजरा। मैम ये ना जूम करके ब्लर हो रहा है। मदर ऑफ मोहम्मद रियाज एंड ओके, 60 एंड ईयर एज? फीमेल। 60 ईयर ओके, फीमेल। 60 ओके। These are the axial CT slice pelvis, or in the IV contrast. I'm looking from the start, in which I can appreciate there is an area of enhancement. Multiloculated areas of enhancement are appreciated within the at bright adnexal region. Further moving down, I can appreciate that there is mild bulky uterus with the fluid in the endometrial cavity, and the flow located pelvic enhancing pocket of collections are also appreciated within the left adnexal region as well. And okay, and these I can appreciate, and there is peripheral fat stranding within the pelvic fat. On the moving down, I can appreciate that the uterus is intubated and is overlying the dome of the uterus. And I can appreciate the contrast level within the bladder. And the visualized part of the rectum and the anal canal appear, and I can appreciate on the last image a peripheral enhancing collection is also appreciated along the left wall of the anal canal as well. So this is a old age female patient. I would take the history of the fever. If the patient is having fever, this could be a case of multiloculated pockets of collection in the pelvis, or these could be bilateral tubo-ovarian abscesses, along with the abscess related to the rectum and the anal canal as well. There is no evidence of any bowel obstruction in these provided images. So I would refer the patient for or take the history of any previous inflammatory markers. And if these are raised, this is likely the inflammatory pathology involving the pelvis and the bilateral adnexa.
ओके, इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी है। देखिए जब समटाइम्स थिंग्स ओवरलैप कर रही हो ना, तो आपने सस्पिशन दे देना होता है। जरूरी नहीं है ठीक है, कि बस मैथ्स भी है इन्फ्लेमेटरी है मेरा तो भी। बस इन्फ्लेमेटरी ही है। नहीं, ठीक आपको है, चीजें ओवरलैप नजर आ रही हैं, आपको थोड़ा सा इनहांसिंग ओवरलैप। कंपोनेंट नजर आ रहा है, ठीक है, आपको फैट स्ट्रैंडिंग भी नजर आ रही है साथ। अगर आप देखें तो बेस ऑफ ब्लैडर में सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट जा रहा है, फैट प्लेन्स जो हाँ, है ना जा वो रहा है। इंटेक्ट ठीक नहीं है, है, ठीक है। ठीक है। बेस ऑफ ब्लैडर में हमें सॉफ्ट टिश्यू नोड्यूलर से कंपोनेंट है, इनहांसिंग है, मल्टीपल लाइक एक खिचड़ी इन्वेजन हो गई सारी। है। हाँ, ठीक है। खिचड़ी हो है। और अगर आप इसको देखिए ना, आप इसको देखिए कहीं वेल डिफाइंड सिस्टिक लियन है, हाउएवर आई वांट टू टेक द अटेन्युएशन ऑफ दिस लियन। यहाँ पे इन्होंने डेंसिटी नहीं ली, कहीं पर भी डेंसिटी लेनी चाहिए थी। आई वांट टू टेक द अटेन्युएशन ऑफ द लियन, इफ देयर इज एनी फैट अटेन्युएशन देन इट वुड बी अ टेरेटोडर्माइट। देखने से नहीं लग रहा, बट सम टाइम हाँ, कि कैल्सिफिक डेंसिटी नहीं मिल रही थी इसलिए, और ओल्ड एज था कैल्सिफिकेशन बहुत नहीं ज्यादा, मिल रही, लेकिन शायद ओल्ड एज ओल्ड है। में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, तो ये इसको मैं भी ट्यूबर ओवेरियन एब्सेस ही बनाती। हाउएवर आई विल प्रोसीड विद द marker carcinoembryonic antigen are also advised. They are also raised in the infection, लेकिन वो ट्यूमर में बहुत ज़्यादा रेज्ड होते हैं, ठीक है। एंड आई विल आल्सो कोरिलेट माय फाइंडिंग विद द अल्ट्रासोनोग्राफी। आई विल टेक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट हाउएवर, एंड सर्जिकल हम इसमें साइटोलॉजी, हम इसका एक साइटोलॉजिकल इसका एग्जामिनेशन करवाएंगे टू रूल आउट एनी मैस लेजन लाइक सिस्टिक सीरस और म्यूसिनस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द ओवरीज, ठीक है। तो अगर पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री नहीं है और अगर इस तरह से नहीं है तो हम इसको ट्यूमर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक। और अगर इसमें है फीवर की है, फैट स्टैंडिंग भी है, तो हम इसको सिंपल ट्यूबर ओवेरियन एब्सेसिस भी रख सकते हैं। लेकिन बेस ऑफ ब्लैडर इन्वेड हो गई है और हमें एक इनहांसिंग सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट भी नजर आ रहा है, ठीक है। वो एब्सेस भी हो सकती है, लेकिन वो मेटास्टेसिस भी हो सकता है इस चीज का। तो दिस इज द केस ऑफ malignant teratodermite that is surgically was resected, and now there is recurrence of that tumor within the pelvis of the female। कि गंदा केस था, लेकिन गंदे मैडम मैम केस इसमें इसका यूट्रस मैडम एक्सक्लूड यूट्रस कर इसमें वो प्रेजेंट सकते कर रेक्टल रहा हैं है। में कौन ब्लैडर सी में। इनहांसिंग लीजन आ रही है वो? ये देखिए ना, ये और उसामा की फाइंडिंग ठीक थी सारी, मैं भी इसी तरह से ही प्रोसीड करती, लेकिन तो ये है क्या कि एब्सेस आपने ना प्रोट्रूड कर सकती है बेस में ब्लैडर में? एब्सेस प्रोट्रूड नहीं कर सकती। एब्सेस क्यों प्रोट्रूड, कैसे प्रोट्रूड करेगी? एब्सेस ब्लैडर यही वॉल कह को रही हूँ तो ना, फिर नहीं। डीडी तो खत्म हो जाएगी एब्सेस की। हाँ, फिर तो डीडी खत्म हो जानी चाहिए। जब देखिए आप श्योर, आपकी श्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आपने ना देख लिया ब्लैडर में जा रही है ना ये यहाँ पे। मुझे तो ये, अगर आपसे ये स्लाइस मिस हो जाती है ना, ठीक है, फिर आप उसी में ही रहेंगी कि हाँ ये मैसेज है, ये है। लेकिन अगर आपको ये स्लाइड दिखा रहा है और बड़ी अच्छी तरीके से 2-3 कंसेक्टिव स्लाइड्स दिखा रहा है कि ब्लैडर की वॉल हमारी इंटेक्ट नहीं रही, ठीक है, तो आप कहेंगे कि दिस इज द mass lesion that is protruding within the bladder base also, so this is the, मुझे तो ये ब्लैडर की बेस इंटेक्ट नहीं लग रही, तो इन्फेक्शन कैन नॉट क्रॉसेस द, मतलब ब्लैडर की बेस को तो वो नहीं करेगा ना। तो दिस इज फॉर मी, दिस इज द malignant lesion। हाँ, अगर आपने इस स्लाइस को मिस कर दिया तो आप ट्यूब ओवेरियन एब्सेस ही कहेंगे। लेकिन ठीक है, एक्सीलेंट, आप सबकी अप्रोच बहुत अच्छी है, और यही अप्रोच ही देखते हैं एग्जामिनर कि भी कॉन्फिडेंट। बाकी इसमें है बस मैम यही है अगर कि वो इसमें हम कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेमेटरी मार्कर, वो हमें मतलब इतना तो बता सकते हैं ना कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर रेज नहीं है, ताकि हमारा थोड़ा सस्पिशन रेज हो जाए कि अच्छा मार्कर रेज नहीं है, तो फिर हम रिव्यू कर लें इसको। इन्फ्लेमेटरी देखिए, हम जब ये करवाते हैं ना, तो हम इसमें कार्सिनो एम्ब्रियोनिक सीए का लेवल करवाते हैं। ठीक इसके है, अलावा ट्यूमर हम और मार्कर। कौन सा कराते हैं? पेल्विक, जब ओवेरियन हमें हो तो मैस फिर ले, सी 19 करा लेंगे। हाँ CA19, लेकिन ये टेराटोडर्माइड है, उसमें तो लेस लाइकली रेज्ड होगा, तो हम ठीक है, डिफरेंशियल इसकी डेंसिटीज लेंगे। इसमें तो इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, लेकिन वो लोग दिखाएंगे आपको अच्छी डेंसिटी दिखाएंगे, मतलब फैट होगी तो फैट की डेंसिटी नजर आएगी आपको। ठीक। और अगर हमारे पास एब्सेस होगी ना, तो उसमें फैट प्लेन्स आपको इंटेक्ट नजर आएंगे, मतलब होगी तो वो सारी इन्फ्लेमेशन होगी, आपको फ्री फ्लूइड नजर आएगा, साथ उसमें एब्सेसिस बनी पड़ी होंगी, कलेक्शन होगी। यहाँ पे फैट प्लेन आपको फिर भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आप यूट्रस के लास्ट 2 इमेजेस देखे ना, तो आपको इतने बुरे नजर नहीं आ रहे। वहां पे तो ट्यूब ओवेरियन एब्सेस ने तो फिर कुछ नहीं छोड़ना ना, फिर तो उसने सबको जी। कर लेना है। इवन कि गट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। अब उस जो सुपीरियर ऊपर वाले स्लाइसेस हैं सारे देखे, तो उसमें गट में भी आपको इनहेंसिंग लेयर नजर आ रही है। तो
ट्यूबरकुलोसिस इसका हो सकता है डिफरेंशियल। टीबी, टीबी ये है कि आपकी ब्लैडर वॉल को भी मुझे लगता है कि टीबी इज अ वेरी लिथल, टीबी कहीं भी हो सकती है, तो टीबी इसके हाँ, डिफरेंशियल में लेकिन वो सराउंड करेंगे अगर सिस्टाइटिस करेगी इसमें इंटीरियरली और लेटरली वॉल बिल्कुल जो है ना वो थिन्ड है, कोइडल लेकिन वॉल वो थिकनेस तो कर सकती है ना, मतलब क्रॉनिक, तो chronic हाँ focal cystitis. फोकल कर सकती है इस तरह से, लेकिन यह है कि दिस इज द टेराटोडर्माइड। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन था लास्ट उससे। जी जी पूछे। मैम इसके ना जो सेकंड रो है उसका जो मिड वाला इमेज है मैम, उसमें जैसे ऑरल कंट्रास्ट भी साथ है और वो इंटरलूक फ्लूइड कंट्रास्ट नहीं लग रहा। आप कहती हैं बॉवल लूप्स के दरमियान में है कंट्रास्ट? जी मैम, सेकंड रो का मिड वाला इमेज, ये वाला ऐसे? जी मैम। अच्छा देखिए, जब सीटी स्कैन होता है ना तो पेशेंट मतलब लाइज फाइन ऐसे लेटा हुआ होता है, ठीक है, तो अगर कोई भी फ्लूइड आएगा ना तो वो ग्रेविटी की तरफ लाजमी जाएगा। जो एक चीज मुझे समझ आती है, अगर हमारे पास ये कंट्रास्ट होगा भी सही बावल से परफोरेट करके ना, उसको नीचे लाजमी आना चाहिए, यहाँ पे इन जगहों पे, ठीक है, यहाँ पे पेल्विस में जाना चाहिए। अगर आप कहती है ना कि ये कंट्रास्ट मतलब लीक कर रहा है, तो लीक करने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी जगहों पे नजर आना चाहिए कंट्रास्ट, तो ये तो यहीं पे ही कन्फाइंड हो गया है। तो इसका मतलब है बॉवल लूप्स का कंट्रास्ट ठीक है, लेकिन इरेगुलर बॉवल वॉल थिकनिंग है। ये जो आपको फील हो रही है ना, ये सॉफ्ट टिश्यू, जी मैम। इसी की बात कर रही थी। ये ओके। इरेगुलर बॉवल वॉल की थिकनिंग है, जो कि इसी malignant डिजीज ने उसको इन्वेड किया हुआ है, बॉवल लूप्स को। दिस इज द malignant ट्रेटोडर्माइड। अच्छा, मीन डायमीटर कितना होना चाहिए डर्माइड का जब वो malignant बनती है? मैम मोर देन 7 सेंटीमीटर। 7 to 10 4 सेंटीमीटर, 10 centimeter. 10 है। 4 सेंटीमीटर के बाद ना उसमें ओवेरियन टॉर्जन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें बाकी आपको सारी चीजें आनी चाहिए। डर्माइट तो बहुत कॉमन होती है, उसमें हमारे पास रोकीटेंस का नोड्यूल आना चाहिए। और कौन कौन से साइन थे डॉक्टर फातिमा? फातिमा है। अच्छा, टिप ऑफ आइसबर्ग साइन हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं। वो टिप ऑफ साइंस आइसबर्ग साइन, पोकेमॉन साइन पोकेमॉन होते हैं। साइन, अच्छा, टिप आइसबर्ग ऑफ साइन। आइसबर्ग साइन, पॉकीमॉन साइन, रॉकेटेंस्की नोड्यूल और डॉट एंड डैश पैटर्न, ये सारे। ये रोकीटेंस का नोड्यूल क्या होता है? रॉकेटेंस का बैग ऑफ नोड्यूल मार्बल्स भी है तो। केराटिन बॉल होती है। हाँ, और म्यूरल ये सॉफ्ट टिश्यू, हाँ सॉफ्ट टिश्यू नोड्यूल होता है। म्यूरल प्रोटूबरेंस होती है, टुबरकल, ठीक है, प्रोजेक्टिंग इनटू द सिस्टिक ल्यूमेन, बेसिकली इट इज अटैच। जो हमारे पास होते हैं ना पोकेमॉन साइन, तो उसमें हमारे पास वो अटैच नहीं होता, वो सेंटर में फ्लोट कर रहा होता है। और टिप ऑफ आइसबर्ग में हमारे पास हेयर बॉल दैट आर फ्लोटिंग इन द सीबम, लाइक सम ऑफ द, ऐसे हमें लगता है कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग साइन आ रहा है, वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड पे आता है। अल्ट्रासाउंड पे हम डॉपलर पे हमें सेंट्रल इसमें वास्कुलरिटी नजर नहीं आती, सारी बिनाइन की बातें हैं। लेकिन जब वो malignant होती है ना, तो उसके सारे फीचर ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर आपको कुछ भी ना वो इस तरह का नजर नहीं आता स्पेसिफिक। फैट एंड गैल्सिफिकेशन पैथोइकोनोमिक होती है। रप्चर अगर हो जाए तो उसमें हमारे पास कॉजेज क्या है? इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ट्यूमर, malignancy, एंड कोई भी प्रेशर इफेक्ट लाइक ड्यूरिंग द लेबर that will leads to the peritonitis, discontinuity of the tumor wall, ascites, and बस। और इसमें हम क्या करते हैं? कॉम्प्लिकेशन इसके हमने बता दिया। ग्रेनुलोमेटस पेरिटोनाइटिस हो सकता है, पेरिटोनियल एडहेरेंस, बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, इसके डिफरेंशियल में ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस एंड कार्सिनोमाटोसिस। ये दो चीजें आएंगी जब हमारे पास malignant degeneration हो जाए या फिर रप्चर हो जाए ना डर्माइड, तो हमारे पास टीबी, दूसरा डिफरेंशियल आएगा हमारे पास कार्सिनोमाटोसिस। लास्ट केस। Okay, I'm provided with the CT scan axial। एक मिनट, मैं नाम पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ मैम, ये ब्लर हो गया मुझे नाम और एज। खालदा बीबी
Age is 45-year female. Okay. I'm providing multiple exams in the cornal slices or in the IV contrast of the Halda, age 40 years, in which first I'm looking at the liver. I can appreciate the liver parenchyma appears normal. The visualized spleen and the bilateral kidneys also appear normal, and the visualized part of the pancreas appears normal. Okay, and moving down, I can appreciate that the small ball is predominantly present in the left side. Our collapsed lobe is present posteriorly, large ball lobe. And furthermore, down, I can appreciate enhancing thick wall, irregular marginated lesion is present in the right hemi-abdomen. It is averting the anteriorly the abdominal wall and is present within the within thyroid location and is laterally pushing the gut lobes laterally. There are few motor lucences present within this lesion. Not appreciate any metallic density within this lesion. So on the visualized part of the pelvis, urinary bladder, the uterus appears normal. There is no evidence of any bowel obstruction in this patient. On corneal images, I can appreciate the same lesion, which is when encapsulated, thick-walled and enhancing wall with a central mottled air lucencis present within the mesentery. There is, and it is adherent to the adjacent wall lobes. So that if there is any history, previous history of the patient of surgery, this can be a Gospi bioma or this can be an intra-abdominal abscess that differentiates the intra-abdominal abscess. Hello? सुन रही हूँ। जी जी नहीं, abscess के बाद आपने रुक जाना है आगे। further मैडम हिस्ट्री लेंगे, if there is a history of fever, then this could would be probably the with the raised inflammatory marker, this could be abdominal abscess. I Next क्या would करेंगे आप? मैम नेक्स्ट इज सर्जिकल रेफरल. गॉस्पी बायोमा है तो भी सर्जिकल रेफरल, एब्सेस है तो भी सर्जिकल रेफरल है. इन्फ्लेमेटरी ठीक मार्कर्स के बाद कंफर्म करेंगे और अगर रेज हैं और हिस्ट्री है फीवर की तो उसके बाद उसको रेफर कर देंगे. ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल अच्छी डिस्क्रिप्शन थी और डायग्नोसिस भी इसका ग्राम नेगेटिव एब्सेस है. ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट इसमें क्या कर सकते हैं? रेडियोलॉजिस्ट इसमें ये सारी आपने बता दी, एक्सटेंड बता दी, ठीक है, बाउल लूप भी एडहेरेंट है इसके साथ. इमेजिंग गाइडिंग हम इसमें परक्यूटेनियस ड्रेनेज कर सकते हैं. एयर लिसेंसीज इसमें आ रहे हैं, ग्राम नेगेटिव एब्सेस है तो हम मोस्टली सर्जिकल इसकी डेब्राइवमेंट करेंगे. क्या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एब्डोमिनल एब्सेस? मैम इसमें पेशेंट इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें हो सकता है कोई इसकी कोई कंसील्ड परफोरेशन हुई है वॉल की, वो हो सकती है इसकी अंडरलाइंग कॉज. और ठीक है, एब्डोमेन क्रॉन डिजीज हो सकती है, डायवर्टिकुलाइटिस हो क्रॉन, सकता है, हाँ क्रॉन अपेंडिसाइटिस की हो हो सकता है, सकती है. पोस्ट ऑपरेटिव हो सकता है. ठीक है, डेंसिटी हमारे पास लिक्विफिकेशन की हो सकती है, गैस की हो सकती है. अगर गैस की डेंसिटी और बहुत बड़ी एब्सेस है तो मोस्ट लाइकली हम उसके फिस्टुलस कम्युनिकेशन के बारे में सर्च करेंगे. तो इसका कम्युनिकेशन बाउल लूप्स के साथ तो नहीं है. ठीक है, उसके लिए हम देखेंगे, एंड अगर वो नहीं है तो हम इसके लिए सर्जिकल डिप्राइमेट करेंगे बिकॉज मोस्टली दिस एब्सेस गेट रप्चर्ड एंड लीड्स टू द peritonitis that is lethal and patient may undergo the septicemic changes. So before that we have to drain that abscess और surgically हम उसको debridement करके या फिर हम surgically excise कर देंगे so that उसका जो है ना वो बाकी सारा यहाँ पहुँचे. ठीक है, ये सिंपल सा केस था, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी ना, इसमें इतना हम ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं. एंड अच्छा मैम बस एक रिक्वेस्ट है कि एक उस पे फ्लोरो पे और उस पे टाइमिंग के लिहाज से फिल्म क्लास ले लें. अक्सर भूल जाता है वो जब स्पॉट फिल्म आई, जब उस पे टाइम वाला मेंशन ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये आईवीयू की डिलेड फिल्म है क्या है, इस तरह उस पे थोड़ा सा अगर अच्छा, वो कर ले जीयू को वैसे मैंने अभी तक नहीं उसको टच किया, मैं कहती हूँ पहले
क्योंकि ये सब बहुत टाइमिंग ये मुश्किल है। थोड़ा सा, इससे हम लोग बहुत फार अवे हो जाते हैं, कंटेक्ट का लॉस हो जाता है हमारे इनसे ना, फ्लोरो की चीजों से, ये कि टाइमिंग उसके लिहाज से, ठीक है, वो थोड़ा सा ताकि वैसे फिल्म यही पे हो एग्जैक्टली जाती है पता हर। चल जाए। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आई विल डू। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।